नमस्कार दोस्तों। आइए बॉटनी वाला में एक बार फिर से डिटेल से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप नीट, नेट, टेट, सेट, एमएससी एंट्रांस या केवीएस और एनवीएस जैसे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आप बहुत लंबे समय से मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर इनको लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके लिए ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। आज का जो सेशन है उसमें मैं प्रीवियस ईयर लेकर आई हूँ रेस्पिरेशन टॉपिक से और बहुत डिटेल से इसको डिस्कस हम करने वाले हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्ट और कॉमन फेज ऑफ। तो रेस्पिरेशन से हम क्वेश्चन कर रहे हैं और रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस वर्ड जो है वो आता ही आता है। उसके साथ ही ये जो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पहला ऑप्शन है ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस, या एरोबिक रेस्पिरेशन का सिर्फ पार्ट होता है, या दोनों एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, या क्रेब्स साइकिल का पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले इसकी डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि जो ग्लाइकोलिसिस है ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। अब सबसे पहले हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेशन होती क्या है। सिंपल लेमन लैंग्वेज में या बच्चे को समझाना हो कि रेस्पिरेशन क्या होती है तो हम तो ये कह लेते हैं कि सांस लेना रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, और सांस लेने से मेरा मतलब यहाँ पर है कि हम ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये होता है। इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन जब हम थोड़ी बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, इसके बीच में जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो ये होता है कि जो भी हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, ऑर्गेनिक को मैं ओ लिख रही हूँ, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका ब्रेकडाउन होता है टू सिंपल मॉलिक्यूल्स जिसको हम कह रहे हैं CO2 प्लस H2O। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं और इसके साथ निकलती है कुछ एनर्जी। ठीक है, ये हम थोड़ी बड़ी क्लासेस को समझाते हैं कि इस ऑक्सीजन का यूज़ जो है वो हमारी बॉडी करती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में, और वो मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं तो उसके साथ एनर्जी लिबरेट होती है। और ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर लिबरेट कर देते हैं। और ये जो एनर्जी होती है, अभी थोड़ी बड़ी क्लासेस में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ये जो एनर्जी है ये जो है बनती है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। यानी रेस्पिरेशन में एटीपी की फॉर्मेशन हुई। अब ये एटीपी कहाँ पर यूज़ होते हैं, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, देयर आर वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, एनाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और उसमें ये एटीपी जो है इनका यूज़ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स की सिंथेसिस हो रही है। और जब सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, जब सिंथेसिस हो रही है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन की, तो यहाँ पर एनर्जी का यूज़ होता है। इन सिंथेसिस के जो प्रोसेस है वहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस, एंडरगोनिक रिएक्शंस। ठीक है, एंडरगोनिक जो एनर्जी को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। और रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है, बाहर निकलती है, इसलिए रेस्पिरेशन को हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये रेस्पिरेशन अगर आपको समझ आई हो तो अब इन शॉर्ट एक जो
केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं उसको समझते हैं। हम लिखते हैं कि जो ग्लूकोज है C6H12O6 उसमें क्या है, ऑक्सीजन यूज़ होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूट के बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और उसके साथ एनर्जी लिबरेट होती है। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वो कितनी एनर्जी देता है, 673 किलो कैलोरीज की जो एनर्जी है वो अपने ब्रेकडाउन से देता है। ठीक है जी, ये एक रिएक्शन है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन जिसको कहेंगे, लेकिन इतनी सिंपल ये होती नहीं है। दूसरा, इस क्वेश्चन में टर्म्स आई हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। एरोबिक रेस्पिरेशन आपको अगर समझ आई हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होना, यानी ऑक्सीजन का यूज़ यहाँ पर हो रहा है, और जो भी सबस्ट्रेट है जिसको हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कह रहे हैं, ये सबस्ट्रेट टूट रहे हैं, इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और किस में हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एनर्जी, जैसे हम यहाँ पे ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो 673 किलो कैलोरीज की जो एनर्जी है वो यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, ऐसे भी तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना सरवाइव करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं, है ना, तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन हो रही है, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है सबस्ट्रेट का, लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन है ये कैसा है, इनकम्प्लीट है। ये ऑक्सीडेशन कैसा है, इनकम्प्लीट है। एरोबिक बिना हवा के, यानी बिना ऑक्सीजन के जो रेस्पिरेशन हो रही है, सबस्ट्रेट तो टूट रहे हैं, उनकी ऑक्सीडेशन ज़रूर हो रही है, बट ये कैसी है, इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट है ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, हमारे पास अल्कोहल बन रहे हैं, OH ग्रुप वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बन रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो अल्कोहल क्या है, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को दिखा रहा है यहाँ पे। और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम एनर्जी, ओनली एंड ओनली 28 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें यहाँ पर मिलती है। दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। होप एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का फंडा क्लियर हुआ हो। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन के कुछ अगर एग्जांपल्स आपने लिखने हो तो जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन है, या अल्कोहल की जो फर्मेंटेशन होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या हमारी मसल्स में जो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, मसल फटीग होता है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन, जो भी हम बेसिकली पढ़ते हैं। ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन अब समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ इस क्वेश्चन में समझने की है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर दिया है और ये जो क्रेब्स साइकिल यहाँ पर दिया है, ये क्या चीज़ है। तो अभी तक हमने रेस्पिरेशन को समझा कि रेस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है। अब ये रेस्पिरेशन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स क्या क्या हैं उनको समझते हैं, ताकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर समझ में आए। रेस्पिरेशन में जो पहला स्टेप होता है वो होता है ग्लूकोज को तोड़ना। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ना, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज लाइसिस टूटना। ठीक है, ग्लूकोज का टूटना, और किस में ये टूटेगा, ये टूटेगा 2-पायरुविक एसिड बनाएगा टूट के। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस।
4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलिसिस। इसी ग्लाइकोलिसिस को नोट डाउन कर लीजिए, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, एमेंडन म्योरहॉफ पाथवे, और इसी को साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म में क्योंकि ये होती है, तो ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन तो है ना, ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो किस में टूटा, अभी 2 पायरुविक एसिड में ये टूटा है। और ये ग्लाइकोलिसिस जो है ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है। चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन है चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, वहाँ पर दोनों में ये ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप जो है ये होता ही होता है। इसके बाद वाले जो स्टेप हैं वो सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है अभी ग्लाइकोलिसिस के बाद जो दूसरा स्टेप आता है रेस्पिरेशन में, वो होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। यानी ये जो पायरुविक एसिड है इसमें अभी यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है, इसको यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, तो ये जो दूसरा स्टेप है इसका नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। जो पहले स्टेप में ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बने उसकी क्या कर देनी है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर देनी है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से क्या होगा, ये जो 2 पायरुविक एसिड हमारे पास बने हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल में। अब ये जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के। बेसिकली ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है इसमें एनर्जी रिच सल्फर बॉन्ड्स होते हैं, और ये एनर्जी जो है ये यूटिलाइज की जाती है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल में को कनेक्ट करने के लिए एक किस्म से। ठीक है, तो ये एनर्जी क्या है, ट्रांसफर होती है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का फंक्शन क्या है, कनेक्ट करना ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को। सॉरी। थर्ड जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, साइंटिस्ट थे क्रेब, हेंस क्रेब, उन्होंने इस साइकिल को डिस्क्राइब किया था। तो क्रेब साइकिल भी इसको बोलते हैं, इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, इसी को ही ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, टीसीए साइकिल जो है, और इसी को ही एम्फीबोलिक साइकिल भी बोलते हैं। डन। क्रेब साइकिल को ही सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, टीसीए साइकिल बोलते हैं, एम्फीबोलिक साइकिल बोलते हैं। इतनी चीज़ याद हो जाएगी, आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमने देखा ग्लाइकोलिसिस, और जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ पर हो रही है, वो हो रही है इसमें साइटोप्लाज्म में हो रही है। इसके बाद जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी जो एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसके बाद जो क्रेब साइकिल है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स वाला हिस्सा है माइटोकॉन्ड्रिया का, वहाँ पर क्या होती है, ये क्रेब साइकिल होती है। और ये क्रेब साइकिल जो है ये चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म हो, फैट्स का मेटाबॉलिज्म हो, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म हो, हर एक जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के, उनके मेटाबॉलिज्म में ये क्रेब साइकिल जो होता है ये कॉमन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हर एक मॉलिक्यूल के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अमीनो एसिड का जो भी मेटाबॉलिज्म होना है उसमें क्रेब साइकिल होगा ही होगा, इट इज़ कॉमन। डन। थर्ड स्टेप। लास्ट जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप, वो है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इस ईटीएस में क्या होता है, अभी पीछे जो 3 स्टेप्स हमने पढ़े, जैसे सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, दूसरा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड पढ़ा, और तीसरा क्रेब साइकिल पढ़ा। इनमें बहुत सारे
जो है मॉलिक्यूल्स बनते हैं किस चीज़ के, एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं NaDH2 और FADH2। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, अलग अलग जो साइकिल है वहाँ पे अलग अलग नंबर्स में ये बनते हैं। तो इनमें क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है क्योंकि ये कैरी करते हैं अपने साथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो ट्रैप्ड फॉर्म में होती है। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को इस ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज़ किया जाता है ATP के सिंथेसिस के लिए। यहाँ इस 4th स्टेप में जाकर क्या है, ATP की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, और इसी 4th स्टेप में यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होती है। तो यहाँ पर ATP की फॉर्मेशन हो रही है और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इसको यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। हमने एक फॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक जब हम कर रहे थे तो उसमें भी हमने किया था, विच वॉज फोटोफॉस्फोराइलेशन। वहाँ पे लाइट की एनर्जी को यूज़ करके ATP की फॉर्मेशन हो रही थी, दैट वॉज फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन को यूज़ करके ATP की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और ये जो ETS है ये कहाँ पर होती है, ये होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये याद रखना है। और अगर प्रोकैरियोट्स है तो वहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ETS, मतलब वहाँ पर जो ATP की फॉर्मेशन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। और जो यूकैरियोट्स हैं वहाँ पर ATP का सिंथेसिस का जो मेन सोर्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। डन। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं वो टोटल होते हैं किसमें, रेस्पिरेशन में। आई होप इस एक क्वेश्चन से एक कॉमन जो रेस्पिरेशन क्या है और रेस्पिरेशन जो चैप्टर है NCERT का, उसका जस्ट या उसका जो समरी है वो आपको कुछ एक समझ में आई होगी। तो ग्लाइकोलिसिस, इस क्वेश्चन को अब हम देखें तो ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्ट और कॉमन फेज ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज, अभी हमने पायरुविक एसिड को डिस्कस किया था। जो पायरुविक एसिड बनता है, क्या इट इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल? इट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, broken down into a 2 carbon fragments and carbon dioxide is a result of protein breakdown. तो पायरुविक एसिड जो है ये देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन अवेलेबल हो ही हो, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो भी पायरुविक एसिड बनता है फर्स्ट स्टेप में, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। पायरुविक एसिड इज अ वन प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल तो क्या 3rd स्टेप है और पायरुविक एसिड बनता है फर्स्ट स्टेप में, और पायरुविक एसिड से फिर यहाँ पर बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम A फिर क्रेब्स साइकिल में जाता है। तो क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट जो है वो पायरुविक एसिड नहीं है। पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 कार्बन फ्रेगमेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो पायरुविक एसिड जो है, यस, ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, और जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट हम बोल रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A, ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी प्रोसेस में रिलीज होती है, जो पायरुविक एसिड है वहीं पर रिलीज होती है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका ठीक है। ये स्टेप जो है ये कहाँ पर होता है, ये होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड में, एसिटाइल कोएंजाइम A। और ये जो पायरुविक एसिड है बेसिकली इसमें 3 कार्बन होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A में 2 कार्बन होते हैं, और 1 कार्बन कहाँ पे लग गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो 2 कार्बन फ्रेगमेंट विच इज एसिटाइल कोएंजाइम A, और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेकडाउन होता है, ये इसका सही आंसर है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन, तो ऐसा भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। ये एक जैसे क्वेश्चन हैं और अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो हम जानते हैं कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड एक ही बात है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट इसको बोलेंगे, पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट अगर आता है या पायरुविक एसिड आता है तो एक ही बात है। प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ऐसा नहीं होता है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज, ऐसा नहीं होता है। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, नहीं। ग्लूकोज, सिंपली ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ और चीज़ें जो ग्लाइकोलिसिस से पूछी जाती हैं, और टैट और ये जो एग्ज़ाम होता है टीजीटी का एग्ज़ाम, उसमें बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती हैं। 100% चांसेस है कि यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है, फर्स्ट तो यही कि ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये सीरीज़ है 9 रिएक्शंस की। 9 रिएक्शंस इसमें होती है, एक सीरीज में होती है। इन 9 रिएक्शंस को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में। सबसे पहले क्या होता है, जो शुगर होती है यानी जो ग्लूकोज है उसका क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर। दूसरे जो पार्ट है उसमें क्या होता है, ये शुगर स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इसमें बनता है, और क्या कहते हैं इसे, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का आइसोमर जो है वो बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ शुगर यहाँ पर होता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में या थर्ड जो पार्ट है इन 9 रिएक्शंस का, वहाँ पर जो है वो पायरुविक एसिड की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो क्या है ग्लाइकोलिसिस, 9 रिएक्शंस इसमें होती हैं, 9 सीरीज हैं। साइटोप्लाज्म में ये होता है। ठीक है, और बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे भी नहीं तो 3-4 एंजाइम्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मेन आपको याद रखना है हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज, फ्रुक्टोकाइनेज, इस तरह के जो एंजाइम्स हैं वो इसमें लगते हैं। डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज करके भी एक एंजाइम जो है वो इसमें लगता है, लेकिन वो काफ़ी डीप लेवल का हो गया। आप इतना याद रखिए कि एंजाइम्स जो हैं वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते ही होते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप्स ये पता होने चाहिए। इसके अलावा जो मेन यहाँ से क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है कि कितने ATP इसमें बनते हैं, कितने NADH2 इसमें निकलते हैं, एक NADH2 कितने ATP की फॉर्मेशन करता है, कितने ATP यूज़ होते हैं, एंड सो ऑन। तो इन क्वेश्चंस को अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस में एक बार। ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट ATP जो बनते हैं, डायरेक्ट ATP जो बनते हैं वो बनते हैं 4, और जो NADH2 ये जो मॉलिक्यूल बनते हैं ये बनते हैं 2। और मैंने क्या कहा कि ये जो NADH2 है ये ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके यहाँ पर जो एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है ATP में। तो एक NADH2 का जो मॉलिक्यूल है वो 3 ATP बनाता है। तो टोटल ये जो NADH2 बन रहे हैं 2, ये कितने ATP बनाएंगे, यहाँ पर 6 ATP बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल ATP हैं वो कितने बने, यहाँ पर 10 ATP बने। लेकिन यहाँ पर इसी ग्लाइकोलिसिस में ATP यूज भी होते हैं। कितने ATP यूज होते हैं, वो होते हैं 2। तो नेट अगर गेन देखना है यहाँ पे ATP का, नेट गेन अगर ATP का देखना है तो नेट हमारे पास कितने ATP बनते हैं, 8 ATP यहाँ पर हमारे पास बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कितने ATP बनते हैं, 8 बनते हैं। ठीक है, नेट अगर पूछा जाए, टोटल पूछा जाए, अगर ऐसा पूछा जाए कि कितने ATP यूज़ होते हैं तो आप बोल सकते हो 2 ATP यूज़ हो सकते हैं। NADH2 से ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बनेंगे तो वो पता होने चाहिए कि 6 ATP बनेंगे।
मेन जो याद रखना है वो रखना है टोटल नेट गेन जो है वो कितना होता है, 8 एटीपी का होता है। यानी टोटल एटीपी जो यहाँ पर हमें मिलेंगे एट द एंड वो यहाँ पे 8 होंगे। ठीक है, 10 आएगा तो आप 10 भी लिख सकते हो, लेकिन 10 जो है वो ऑप्शन में बहुत कम बोला जाता है, 8 बोला जाता है। तो ये कॉमन सेंस यहाँ पर लगानी होती है। अच्छा, अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में बोला है तब वहाँ पे तो आप 8 लिखोगे, लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमने क्या कहा, सिर्फ उसमें ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो उसमें ईटीएस तो होगी ही नहीं। अगर उसमें ईटीएस नहीं है तो ये NADH2 जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, ईटीएस है, वहाँ पर ये जाएगा नहीं। यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ पर 4 एटीपी बने, 2 यूज़ हो गए, तो कितने जो नेट एटीपी है वो मिलते हैं हमें, सिर्फ 2 नेट एटीपी मिलते हैं इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये याद रखनी है ये सारी चीज़ें। डन। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुविक एसिड या पायरुवेट। टोटल एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग EMP पाथवे इज एमेंडन-मेयरहोफ पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस या साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, उसमें जो टोटल एटीपी की प्रोडक्शन होती है वो कितनी होती है। देखो यहाँ पर देखो 24 दिया है, 8 दिया है, 38 दिया है, 6 दिया है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि कितने होंगे, 8 एटीपी नेट गेन जो है, नेट गेन कितना होगा, 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स का होगा। अदरवाइज 10 बनते हैं, 2 यूटिलाइज हो जाते हैं। तो नेट गेन कितने हैं, 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स का है। ठीक है, जब क्रेब साइकिल पढ़ेंगे तो 28 और 38 वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा और फिर कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है। तो आज याद कर लो कि EMP पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। दैट्स डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड इज द रिजल्ट ऑफ इट्स। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो पायरुविक एसिड से बनता है वो किस वजह से बनता है, इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से बनता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो 2 पायरुविक एसिड जो हैं, PA लिख रही हूँ मैं इसको, 2 पायरुविक एसिड जो है ये 2 को एंजाइम A के साथ मिलकर, ठीक है, बनाते हैं क्या, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A, और यहाँ पर एनर्जी भी निकलती है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाएंगे, 2, ठीक है, 2 पायरुविक एसिड की बात हो रही है। 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। एंजाइम जो यहाँ पर यूज़ होता है, इस एंजाइम को याद रखो, ये पूछा जाता है। एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। कहाँ पर, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड में या एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ये लगता है। ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये तो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसके साथ ही कुछ एक को एंजाइम्स जो हैं वो भी लगते हैं। को एंजाइम कौन कौन से होते हैं इसमें, एक होता है TPP जिसको हम बोलते हैं थाइमीन पायरोफॉस्फेट, इसके साथ लगता है मैग्नीशियम आयन, इसके साथ 2 NAD के मॉलिक्यूल्स भी लगते हैं जो आगे चलकर कन्वर्ट हो जाते हैं 2NADH2 मॉलिक्यूल्स में, और फिर अगेन यहाँ पर हमें 6 जो ATP हैं वो मिलते हैं ETS में जाके। ठीक है,
और 2 कोएंजाइम ये तो लगेंगे ही। तो ये सारे जो हैं जैसे टीपीपी है, मैग्नीशियम आयन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन है वहाँ पर कौन सा मेटल आयन जो है वो यूज़ होता है, तो मैग्नीशियम आयन जो है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम की तरह रोल प्ले करता है। NAD है यहाँ पर, लिपोइक एसिड भी यहाँ पर लगता है, लिपोइक एसिड, ठीक है। लेकिन मेन यहाँ पे मैग्नीशियम आयन को याद रखना है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखना है, और ये याद रखना है कि यहाँ पर 2 NADH2 की फॉर्मेशन भी होती है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। इसके साथ ही मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।